नमस्कार, आप देख रहे हैं अपना बिहार और आपके साथ मैं हूं विवेक। किसान आंदोलन में शामिल होने जा रहे कैमूर के रामगढ़ से विधायक सुधाकर सिंह को उत्तर प्रदेश पुलिस ने बैरंग लौटाया है। विधायक अपने समर्थकों के साथ जा रहे थे, लेकिन चंदौली पुलिस ने धारा 144 का हवाला देते हुए मार्च से उन्हें रोक दिया। यूपी पुलिस ने सभी को गाड़ी में बैठकर दिल्ली जाने को कहा, लेकिन विधायक और उनके समर्थक कुछ दूर पैदल जाने की बात कह रहे थे। इसी बीच विधायक के समर्थकों ने सड़क जाम करने की धमकी दी, जिस पर यूपी पुलिस ने तेवर कड़े कर लिए और गाड़ी से जाने या फिर वापस लौटने की बात कही। जब विधायक के समर्थकों ने सड़क जाम किया तो यूपी पुलिस ने सभी को वहां से हटाया और विधायक को समर्थकों के साथ वापस लौटना ही पड़ा। हमारे यहाँ धारा का उल्लंघन कर जाम लगा देंगे। आप लगा दिखाओ जाम। जाम नहीं लगाएंगे भाई, जाम लगा दो। गाड़ी पे चढ़ के जा रहे हैं, जाम कहाँ लगा रहे हैं? ये धमकी दे रहा है, धमकी देगा। ये बोल रहा है जाम लगा देंगे। पैदल नहीं जा रहे लोग, गाड़ी से जा रहे हैं। जाम लगा दोगे? बिहार का भी मालिक है क्या? अगर हम बिहार चाहिए ना, बिहार कैसे जाइएगा? हमको जरूरत नहीं है जाने का बिहार। आपको जरूरत लगा तो आप आए हो तो जाओ। हो गया, जाएंगे। हमारे यहाँ धारा 144 लागू है। आप कैसे आए? हम दिल्ली नहीं जाएंगे। नहीं, दिल्ली जाएंगे आप, लेकिन लेकर के आएंगे। गाड़ी से जा रहे हैं और आकर के यहाँ नेशनल हाईवे को रोक देंगे। कौन रोक रहे हैं? कौन अधिकार आपको? किसानों का जो जत्था जा रहा है दिल्ली उड़ीसा से, उस जत्थे का हम लोग एकजुटता के लिए बिहार से हजारों किसान इनके साथ यात्रा में हम शामिल हैं। जो इनके साथ हम लोग यात्रा में दिल्ली तक जाएंगे। यह हमारा जो आंदोलन है, यह राष्ट्रीय आंदोलन है, कोई एक प्रदेश का आंदोलन नहीं है। दुर्भाग्य से यहाँ के जिला प्रशासन के लोग खड़ा थे, कह रहे थे कि उड़ीसा के लोग जाएंगे, बिहार के लोग नहीं जाएंगे। बहुत आश्चर्य हुआ। क्या बिहार इस देश में नहीं है? क्या बिहार के किसान इस आंदोलन में भाग लेने के अधिकारी नहीं है? चलिए खबरों में आगे बढ़ते हैं। 19 फरवरी से बिहार विधानमंडल का बजट सत्र शुरू होगा। सदन की कार्यवाही 24 मार्च तक चलेगी। वहीं अब बजट सत्र पर सियासत शुरू हो गई है। नीतीश कैबिनेट ने बिहार विधानमंडल के बजट सत्र को मंजूरी दे दी। बजट सत्र 19 फरवरी से 24 मार्च तक चलेगा। 19 फरवरी को विधानसभा के एक्सटेंशन भवन में संयुक्त बैठक होगी और आर्थिक सर्वेक्षण पेश होगा। 22 फरवरी को विधानसभा में बजट पेश होगा, जबकि 23 फरवरी को विधान परिषद में बजट पेश होगा। 1 मार्च से 5 मार्च तक विधानसभा में बजट पर चर्चा होगी और 8 मार्च से 16 मार्च तक विधान परिषद में बजट पर चर्चा होगी। 17 मार्च को सरकार सदन में जवाब देगी और 18 मार्च को राज्य के विधेयक और राज्य के कार्य किए जाएंगे, जबकि 19 से 24 मार्च तक गैर सरकारी संकल्प का कार्य होगा। मतलब इस बार का बजट सत्र काफी लंबा होगा। जबकि आरजेडी नेता तेजस्वी यादव बार बार हल्ला मचा रहे थे कि सरकार इस बार का बजट सत्र 4 दिन का करना चाहती है। तेजस्वी की गलत बयानी पर जेडीयू एमएलसी नीरज कुमार ने शायराना अंदाज में हमला बोला। सत्र अवधि पर बड़बोले बबुआ, बनते हो हंगामे के अगुआ। सपना होता कैसे पूरा जब मन मस्तिष्क में भरा हो कूड़ा। भोपू गर्जन नहीं चलेगा, जवाब कड़कदार मिलेगा। 4 दिन नहीं, 19 फरवरी से 24 मार्च तक का होगा। अब जबकि बजट सत्र की समयावधि काफी बढ़ गया है, तो आरजेडी नेता ये क्रेडिट लेने में जुट गए हैं कि तेजस्वी की वजह से ही सरकार ने ऐसा किया है। नेता विरोधी दल श्री तेजस्वी यादव जी के दबाव के सामने सरकार को झुकना पड़ा। ये तेजस्वी यादव जी की जीत है और ये श्रेय तेजस्वी यादव जी का है कि बजट सत्र को लंबा करना पड़ा सरकार को। और जनता के मुद्दे अब सत्र में विपक्षी पार्टियां उठाएंगी, सभी माननीय विधायक को उठाने का मौका मिलेगा। सरकार की तो मंशा थी कि सत्र को छोटा रखा जाए, जिससे सवालों के बौछार से सरकार बचे, लेकिन तेजस्वी यादव जी के दबाव के आगे सरकार को आखिरकार झुकना पड़ा।
सरकार ने बजट सत्र की समयावधि 19 फरवरी से 24 मार्च तक करके तेजस्वी यादव के दावे को गलत साबित कर दिया है। देखना यह होगा कि इतने लंबे बजट सत्र में कितने दिनों तक जरूरी काम और कितने दिन हंगामा होता है। न्यूज़ 18 के लिए पटना से रविश नारायण के साथ ब्यूरो रिपोर्ट। मद्य निषेध के एसपी के ट्रांसफर पर नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने सवाल उठाया था और इस पर डिप्टी सीएम तारकिशोर प्रसाद ने पलटवार किया है। बिहार में एक बार फिर शराब पर सियासत तेज हो गई है। मद्य निषेध के एसपी का ट्रांसफर क्या हुआ? नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने सरकार पर निशाना साधना शुरू कर दिया। तेजस्वी ने ट्वीट कर सरकार पर हमला बोला। लिखा, पटना के एसपी मद्य निषेध ने सभी जिलों के एसएसपी और एसपी को पत्र लिखा कि उत्पाद और पुलिस विभाग के अधिकारी सत्ताधारी जनप्रतिनिधियों के साथ मिलकर शराब बिक्री करवा रहे हैं। सीएम आवास में पहुंच रखने वाले शराब माफिया ने सीएम से अब उस एसपी का तबादला करवा दिया। यही है नीतीश कुमार का असली चेहरा। तेजस्वी के ट्वीट पर डिप्टी सीएम तारकिशोर प्रसाद ने पलटवार किया। तारकिशोर प्रसाद ने कहा कि अधिकारियों का ट्रांसफर और पोस्टिंग सरकार का काम होता है, विपक्ष का नहीं। कहां कौन अधिकारी रखेंगे अब तेजस्वी जी तय करेंगे क्या? डिप्टी सीएम तारकिशोर प्रसाद ने कहा कि तेजस्वी यादव एग्जिट पोल के सिंड्रोम से बाहर नहीं निकल पा रहे हैं, इसलिए कुछ का कुछ बोल रहे हैं। देखिए, वो तो कुछ भी कर सकते हैं। वो तो जल बिन मछली का जो हालत है वही हालत उनकी हो गई है। वो एग्जिट पोल का जो सिंड्रोम है उससे वो निकल ही नहीं पा रहे हैं और सत्ता में जाने के लिए क्यों ललायत हैं ये भी बताने की जरूरत नहीं है। क्योंकि उनके जो कई कारोबार चलते थे सत्ता में रहने के कारण वो सारे बंद हो गए हैं तो उनको परेशानी हो रही है। दरअसल जिस एसपी मद्य निषेध के ट्रांसफर को लेकर तेजस्वी यादव ने निशाना साधा था, उस एसपी ने पत्र लिखकर उत्पाद विभाग के अधिकारियों पर शराब का अवैध कारोबार करने का आरोप लगाया था और मांग की थी कि इनकी चल अचल संपत्ति की जांच की जाए। इसी बीच एसपी का ट्रांसफर हो गया और तेजस्वी को सरकार पर निशाना साधने का मौका मिल गया। भले ही ट्रांसफर पर सवाल उठाकर तेजस्वी अपनी राजनीतिक रोटी सेक रहे हो। न्यूज़ 18 के लिए पटना से धर्मेंद्र के साथ ब्यूरो रिपोर्ट। नीतीश मंत्रिमंडल का विस्तार होना है, तारीख अभी तय नहीं है, लेकिन जो सूत्रों के हवाले से हम तक मंत्रिमंडल विस्तार का फॉर्मूला सामने आया है कि किस पार्टी के कितने विधायकों को मंत्रिमंडल में जगह मिल सकती है और कौन कौन लोग मंत्री बन सकते हैं, आइए उसे भी जानने की कोशिश करते हैं। जल्दी हो जाएगा, लेकिन अब कैसे करेंगे? 2 दिन में होगा कि 10 दिन में? चंपारण के मधुबन से विधायक राणा रणधीर भी मंत्री बनने की रेस में हैं। पिछली सरकार में मंत्री और सीमांचल से आने वाले बनमखी सुरक्षित सीट से विधायक कृष्ण कुमार ऋषि को भी फिर से मौका मिल सकता है। इसके अलावे राजपूत समुदाय से आने वाले वैशाली के लालगंज से विधायक संजय सिंह का भी नाम मंत्रिमंडल विस्तार में सामने आ रहा है, जो नित्यानंद राय के करीबी माने जाते हैं। और आखिर में सिवान के बरौली से विधायक और पूर्व मंत्री राम प्रवेश राय का भी नाम उन संभावित मंत्रियों की सूची में शामिल है जिन्हें नीतीश मंत्रिमंडल में जगह मिल सकती है। बीजेपी के अलावे जेडीयू से भी 11 विधायकों को मंत्री बनाया जा सकता है। आइए अब जेडीयू कोटे के संभावितों पर नजर डालते हैं। जेडीयू कोटे से चकाई के निर्दलीय विधायक सुमित सिंह को मंत्रिमंडल में जगह मिलने की संभावना है, जो अब जेडीयू के साथ हैं। इसके अलावा भागलपुर के अमरपुर से विधायक जयंत राज भी मंत्री बन सकते हैं। मधुबनी के हरलाखी से विधायक सुधांशु शेखर को मंत्रिमंडल में जगह मिल सकती है, जो पिछली बार आरएलएसपी के टिकट पर हरलाखी से चुनाव जीते थे। जेडीयू एमएलसी नीरज कुमार और कुमुद वर्मा का भी नाम संभावित मंत्रियों की सूची में है। इसके अलावा परबत्ता से विधायक संजीव सिंह, पूर्वी चंपारण के केसरिया से विधायक शालिनी मिश्रा को भी इस बार मंत्री बनाया जा सकता है। अगर पुराने चेहरे की बात करें तो पिछली सरकार में मंत्री रहे नालंदा के विधायक श्रवण कुमार, दरभंगा के बहादुरपुर से विधायक मदन सहनी, रुपौली की विधायक बीमा भारती और कल्याणपुर सुरक्षित से विधायक महेश्वर हजारी को भी दोबारा नीतीश मंत्रिमंडल में मौका मिलेगा। इसके अलावा जमुई के झाझा से विधायक और पूर्व मंत्री दामोदर राउत, धमदाहा की विधायक और पूर्व मंत्री लेसी सिंह और गोपालगंज के भोरे सुरक्षित सीट से पहली बार विधायक बने सुनील कुमार का नाम भी संभावित मंत्रियों की सूची में शामिल है। मतलब नीतीश मंत्रिमंडल के विस्तार जातिगत समीकरण के साथ नए और पुराने नेताओं का जबरदस्त कॉम्बिनेशन देखने को मिलेगा।
न्यूज 18 के लिए पटना से आनंद अमृतराज के साथ साकेत की रिपोर्ट। चलिए, मुकम्मल इलाज सबको चाहिए, सबको बेहतर स्वास्थ्य सुविधा चाहिए, लेकिन मधेपुरा की जो तस्वीरें हम तक पहुंची हैं वो तमाम दावों पर पानी फेर देती हैं। तस्वीरें बिहार में स्वास्थ्य व्यवस्था का सच दिखा रही हैं और मधेपुरा सदर अस्पताल में रोशनी नहीं है ये भी दिखा रही हैं, जिसकी वजह है इमरजेंसी वार्ड में मरीजों को मोबाइल के टॉर्च के सहारे टाका लगाया जाता है। ये तस्वीरें हम तक पहुंची हैं और हास्यास्पद तस्वीरें हैं जहां पर दम भरा जाता है कि बिहार में स्वास्थ्य व्यवस्था पटरी पर है, लेकिन पटरी के किनारे क्या चल रहा है ये भी आप देखिए कि परिजन मोबाइल की रोशनी दिखा रहे हैं और डॉक्टर साहब टाका लगा रहे हैं। तो तस्वीरें हैरान करने वाली है क्योंकि ये इमरजेंसी वार्ड के ड्रेसिंग रूम का हाल है। स्थानीय लोग एक बच्चों का इलाज कराने यहाँ पहुंचे थे। धान काटने वाली मशीन में बच्चे का हाथ फंस गया था और टाका देना था। बच्चे का इलाज मिला, लेकिन टॉर्च की रोशनी। मशीन चल रहा था, उसी क्रम में धान कूट रहे थे, उसी क्रम में बच्चा का हाथ फंस गया तो सदर अस्पताल लाए, मोबाइल से डला करके उसका इलाज किया गया। उसके बाद एक्सरे के लिए एक्सरे करा। सवाल है कि मधेपुरा अस्पताल के इमरजेंसी वार्ड में रोशनी कम क्यों थी? ये सवाल न्यूज 18 खड़े कर रहा है इस तस्वीर के बाद और इस तस्वीर के साथ भी कि इमरजेंसी वार्ड में रोशनी आखिर कम क्यों थी? इमरजेंसी वार्ड में इतनी लापरवाह व्यवस्था क्यों थी? मरीजों की जान से खिलवाड़ आखिर हो क्यों रहा है? कम रोशनी की वजह से इलाज में चूक हो जाती तो आखिर होता क्या? सरकारी अस्पताल में व्यवस्था इतनी लचर क्यों है? चलिए, राजधानी पटना की बात करते हैं। स्मार्ट बनाने और यात्रियों को सुविधा मुहैया कराने के नाम पर पटना में कई बस स्टॉप बनाए गए जिन पर करोड़ों रुपए खर्च हुए, लेकिन इनमें से ज्यादातर स्टॉप खस्ता हाल हैं। कहीं फर्नीचर की दुकान है, कहीं पंक्चर की दुकान है, कहीं खिलौने बेचे जा रहे हैं और किसी स्टॉप पर बैठने के लिए सिर्फ लोहे की पाइप है। तो एक स्टॉप ऐसा भी है जो नाले के ऊपर बना है और वहां जाने के लिए सीढ़ियां नहीं हैं। पटना शहर को स्मार्ट बनाने के लिए कई प्रयोग किए गए। नई नई बसें खरीदी गई, बसें चलाई गई, बस स्टॉपेज जो है वो कई बनाए गए। करोड़ों की लागत से 50 से ज्यादा बस स्टॉपेज बनाए गए, लेकिन सारे बस स्टॉपेज जर्जर हालत में हैं। अभी हम खड़े हैं पटना के गोलघर बस स्टॉपेज पे और गोलघर बस स्टॉपेज की हालत ज़रा देखिए। और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि यहाँ पे कैसे दुकान खुल गई है। और यहाँ पे अगर आपको दिखाऊं कि ठीक इसके सामने जो है वो कमिश्नरी है, कमिश्नर का ऑफिस जो है वो आप ज़रा देखिए। और कमिश्नरी के ऑफिस के ठीक सामने ये बस स्टॉप है और बस स्टॉप पे यहाँ पे कैसे बस स्टॉप पे अतिक्रमण होता है उसकी ज़रा एक तस्वीर आप यहाँ पे देखिए। यहाँ पर कोई बस नहीं रुकती है। अच्छा, तो ये बस स्टॉप बनाया फालतू में। अच्छा, कोई बस यहाँ पर नहीं रुकती है। आप रुकिए ना, 1 घंटा रुकिए, देखिए कोई बस आती है यहाँ पर रुकती है। तो इसलिए दुकान खुल गई। तब क्या करेंगे? बस स्टॉपेज की एक दूसरी तस्वीर हम आपको दिखाते हैं। अभी हम खड़ा हैं मगध महिला कॉलेज के ठीक सामने बने बस स्टॉपेज पे और ये बस स्टॉपेज पे देखिए यहाँ पे जो पंचर बनाने की जो दुकान है वो खुली हुई है। बगल में आप अगर देख पाएँ तो खाने का जो है वो ठेले पे वो खुल गया है और तमाम जो उनकी सामग्रियां हैं वो बस स्टॉपेज पे रखी हुई हैं। लेकिन इस ढंग से अगर आप देखेंगे कि जो बस स्टॉप है यहाँ पे हालात ऐसे हैं, इस ढंग से अतिक्रमण है कि यहाँ पे बस को रोकना मुश्किल है। यहाँ नहीं रुकता है, आगे रुकता है। यहाँ पे नहीं रुकती है? हाँ रुकता है, पैसेंजर हाथ देता है। यहाँ पे बस स्टॉपेज पे बस नहीं रुकता है।
अभी हम खड़े हैं बेली रोड में और बेली रोड के गोला रोड के मोड़ पे एक बस स्टॉपेज है और इसकी हालत ज़रा देखिए। हम आपको दिखाते हैं कि इस बस स्टॉपेज की हालत कैसी है। और यहाँ पे खिलौने की जो दुकान है वो खुली हुई है। यहाँ पे जो है कुर्सी रख कर के सैलून है वो खोल दिया गया है। और ये बस स्टॉपेज जो आप देख रहे हैं, यहाँ पे सिर्फ अगर एक पाइप अगर लगी हुई है, यहाँ पे ज़रा सोचिए कि इस पाइप पे कैसे कोई लोग बैठ सकता है। और ये हालत है यहाँ पे बस स्टॉपेज की। यहाँ पे देखिए बस भी रुक रही है, यात्री यहाँ पे खड़े हैं, यहाँ पे बस पे चढ़ रहे हैं, लेकिन यहाँ पे बैठने की स्थिति नहीं है। अभी हम खड़े हैं राजवंशी नगर पे और राजवंशी नगर बस स्टॉप की हालत देखिए ज़रा, कितनी चौंकाने वाली तस्वीर है। ये राजवंशी नगर में बस स्टॉप है और ज़मीन से कम 4 फीट ऊपर नाले के ऊपर बनाई गई है। ज़रा सोचिए कि यहाँ नाले यहाँ पे बह रही है और ये बड़ा नाला जो यहाँ से खुला हुआ है, अब ज़रा देखिए कि किसी हादसे को भी अंजाम दे सकता है। ये नाला दोनों तरफ से ये खुला हुआ है और इस नाले के ऊपर ये बस स्टॉपेज बनाया गया है। ज़रा सोचिए कि यहाँ पे कौन से यात्री यहाँ पे आएंगे, कौन से यात्री यहाँ पे चढ़ेंगे और यहाँ पे बस का इंतज़ार करेंगे और आखिर यहाँ पे बस आएगी कैसे, ये ज़रा सोचने वाली बात है। लेकिन बस स्टैंड जो है, यहाँ पे बस स्टॉपेज बनाया गया है। तमाम जगहों पे जो बस स्टैंड बने हुए हैं उसकी हालत किस ढंग से जर्जर है और इस हालत में बस स्टॉपेज सिर्फ देखने के लिए बनाया गया है, जिसका कोई काम नहीं रह गया है। ज़रा सोचिए कि इतनी लागत के बावजूद जिसकी देखभाल नहीं हो पा रही है। ज़रूरत इस बात की है कि सारे जितने बस स्टॉपेज है उसे दुरुस्त किया जाए और उसे सुविधाजनक बनाया जाए। कैमरा पर्सन अजय दुबे के साथ रवि एस नारायण, न्यूज़ 18 पटना। तो ऐसे बनेगा स्मार्ट पटना। चलिए, शिक्षक अभ्यर्थियों के आंदोलन की अगर बात करें तो आज तेजस्वी यादव इस आंदोलन में कूद पड़े और पटना के इको पार्क पहुंच गए, जहां पर बड़ी संख्या में शिक्षक अभ्यर्थी मौजूद थे। तेजस्वी के पहुंचते ही शिक्षक अभ्यर्थियों ने नारेबाजी शुरू कर दी। तेजस्वी ने पहले अभ्यर्थियों की समस्याएं सुनी, उसके बाद डीजीपी, मुख्य सचिव और डीएम को कॉल लगा दिया। इन अधिकारियों से बात कर तेजस्वी यादव ने शिक्षक अभ्यर्थियों को गर्दनीबाग धरना स्थल पर स्थान देने की इजाजत देने की मांग की। जब तक ये मांग पूरी नहीं हुई, तेजस्वी इको पार्क में ही डटे रहे। जैसे ही जिला प्रशासन से गर्दनीबाग धरना स्थल पर शिक्षक अभ्यर्थियों को धरना देने की अनुमति मिली, तेजस्वी इको पार्क से पैदल ही गर्दनीबाग धरना स्थल पहुंच गए और शिक्षक अभ्यर्थियों के साथ धरने पर बैठ गए। और एक बड़ी खबर आ रही है जमुई से, जहां एसबीआई के सीएसपी संचालक से लूट हुई है। बड़ी खबर इस वक्त की जमुई से, जहां एसबीआई के सीएसपी संचालक से लूट हुई है। अपराधियों ने 4,76,000 रुपए लूट लिए हैं। सिकंदरा के सबल बीघा के पास की यह घटना है और लूट के दौरान अपराधियों ने मारपीट तक की है। बैंक से घर लौट रहे सीएसपी संचालक के साथ मारपीट। और इस वक्त की सबसे बड़ी खबर, जहां लूट की घटना को अपराधियों ने अंजाम दिया। चलिए खबरों में आगे बढ़ते हैं। गुरु गोविंद सिंह जी के 354वें प्रकाश उत्सव को लेकर धूमधाम है। बिहार के सीएम नीतीश कुमार और राज्यपाल फागू चौहान तख्त श्री हरमंदिर पहुंचे और गुरु के दरबार में मत्था टेका। गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी ने सिरोपा भेंट कर उन्हें सम्मानित किया। राज्यपाल ने कहा कि गुरु गोविंद सिंह ने मानवता के लिए जो काम किया था उसे युगों तक याद रखा जाएगा। 2 तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, आगे देखिए। जोहार झारखंड।